ब्रेक के बाद अब बात जयपुर के नए टाइगर डेस्टिनेशन यानी आमागढ़ की। गहलोत सरकार जयपुर को एक और सौगात देने जा रही है। जयपुर देश का पहला ऐसा शहर होगा जहां लेपर्ड, लॉयन और हाथी सफारी के बाद टाइगर सफारी भी पर्यटकों को देखने को मिलेगी। जी हां, अब आप जयपुर में ही टाइगर सफारी कर सकेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। इस टाइगर सफारी में नर टाइगर नाहर और मादा टाइगर रानी का खुले जंगल में दीदार किया जा सकेगा। इस टाइगर सफारी में पर्यटक 8 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर गाड़ियों से घूम सकेंगे। इसके लिए उन्हें 250 रुपए खर्च करने होंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण ने लॉयन सफारी की तर्ज पर टाइगर सफारी भी विकसित करने का जिम्मा उठाया है। वन विभाग के अफसर भी तैयारी में जुट गए हैं। अधिकारियों की माने तो 30 वर्ग हेक्टेयर में बनने वाली ये सफारी 4.5 करोड़ रुपए में बनकर तैयार होगी। इसमें 8 की शेप में ट्रैक, एक भव्य द्वार, एक वॉच टावर बनेगा। साथ ही बाघों के लिए 10 शेल्टर भी बनाए जाएंगे ताकि रात के समय उन्हें उसमें रखा जा सके। यहाँ एक लूप लाइन होगी। इस ट्रैक की लंबाई 8 किलोमीटर की होगी। सफारी के लिए यहाँ भी लॉयन सफारी की माफिक 4 कैंटर चलाए जाएंगे। सफारी के इस जंगल में बाघ बाघिन के साथ अन्य वन्य जीव भी छोड़े जाएंगे। उनके लिए वाटर पॉइंट भी बनाए जाएंगे। इसे लॉयन सफारी की तरफ विकसित किया जाएगा। टाइगर सफारी जो है सीजेडे मास्टर प्लान के अंदर नागर बायोलॉजिकल पार्क में अप्रूव्ड है। पहले हमारे पास कुछ फंड्स की क्राइसिस थी, तो इस वजह से हम टाइगर सफारी और इसके अलावा जो है वॉक इन एवरी एक बर्ड्स ऑफ प्रे सेक्शन नहीं बना पाए। तो अभी हमने जेडीए से निवेदन किया है कि जो है वो टाइगर सफारी, जैसे उन्होंने पहले लॉयन सफारी का क्रियान्वयन किया था, वैसे टाइगर सफारी भी वो बनाए। जेडीसी साहब के समक्ष हमारे द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया, उनके द्वारा उसको बहुत पॉजिटिव लेते हुए उन्होंने ये कहा है कि मंत्री साहब से जल्द अप्रूवल लेकर इसको जो है हम वहाँ पर क्रियान्वयन करवाएंगे। जयपुर में गूंजेगी दहाड़। 2022 के आखिर तक शुरू हो सकती है सफारी। करीब 4.5 करोड़ रुपए होंगे खर्च। एक जोड़ा सबसे पहले छोड़ा जाएगा यहाँ पर। 8 की शेप में बनेगा ट्रैक का एक लूप। बाघों का दीदार कर सकेंगे सैलानी। 250 रुपए तक प्रति व्यक्ति होगा शुल्क। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 5 बाघ बाघिन प्रवास कर रहे हैं। इनमें 2 बाघिन रंभा और महक उम्रदराज हो चुकी है। इस स्थिति में महाराष्ट्र के एक जैविक उद्यान में 2 गोल्डन बाघिन को लाने की कोशिश की जा रही है। उनके आते ही यहाँ जोड़ियां बन जाएंगी। हालांकि एक नर बाघ की भी जरूरत है, उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। वन विभाग की एक्सचेंज प्रणाली के माध्यम से ही लाया जाएगा। दूसरी ओर बाघ नाहर और बाघिन रानी को इन दिनों साथ रखा जा रहा है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। जयपुर देश का पहला और एकमात्र ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां 3 लेपर्ड सफारी, एक लायन, एलिफेंट, टाइगर और बर्ड सफारी होगी। यानी जयपुर बायोडायवर्सिटी का एक ऐसा अजायब घर बनने जा रहा है जहां पर वन और वन्य जीव संरक्षण देश दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगा। हमारे वरिष्ठ संवाददाता निर्मल तिवारी ने वन्य जीव विशेषज्ञों से आमागढ़ को लेकर की खास बातचीत। गालव ऋषि की तपोभूमि गलता और उससे जुड़ा ये आमागढ़ का जंगल इन दिनों पैंथर्स से आबाद है। यहाँ पर लगातार 19-20 लेपर्ड की साइटिंग हो रही है। वन विभाग ने भी यहाँ 4 ट्रैक बना दिए, 6-7 नए वाटर पॉइंट भी बनाए हैं और जल्दी ही यहाँ सफारी भी शुरू की जानी है। यह अलग बात है कि अभी भी इस सफारी की शुरुआत फाइलों में ही घूमती नज़र आ रही है, लेकिन जिस तरह की उम्मीद है और जिस तरह की इन दिनों वन विभाग के अंदर तैयारियाँ चल रही हैं, उससे लगता है कि आमागढ़ जल्द ही राजधानी जयपुर की दूसरी लेपर्ड सफारी और कुल चौथी वाइल्ड लाइफ सफारी होगी। क्योंकि नाहरगढ़ के अंदर पहले से लॉयन सफारी कराई जा रही है, कुंडा में हाथी सफारी होती है और झालाना की लेपर्ड सफारी तो देश विदेश में इस समय इतनी मशहूर हो चुकी है कि सिटी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का एक नया आयाम स्थापित किया जा रहा है। दिखाने की हम कोशिश करेंगे आपको। ये एक आमागढ़ लेपर्ड सफारी का वो पगमार्क शेप का ये वो वाटर पॉइंट है जिसमें ये 4 जो फिंगर्स हैं, इनमें लेपर्ड्स के जो कब्स हैं, छोटे लेपर्ड्स के जो बच्चे हैं, वो इधर पानी पी सकते हैं। और ये जो बड़ा जो पगमार का जो मेन जो एक फुट है, हाइंड फुट, ये इसमें बड़े लेपर्ड्स यहाँ पानी पी सकते हैं। यहाँ जगह जगह आपको ये देखिए, मैं आपको दिखाने भी कोशिश करूँगा। ये लेपर्ड के कब, यानी कुछ देर पहले ही यहाँ पर लेपर्ड्स के कब आए, उन्होंने यहाँ पानी पिया और लगातार जिस तरह से यहाँ लेपर्ड्स दिख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि एक
सिटी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए जयपुर एक नया आयाम स्थापित करने जा रहा है। देखिए यहाँ कुछ इस तरह के मेहमान भी मौजूद हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे और ये बताएंगे कि क्यों इको टूरिज्म, कोविड ने ऐसे हालात कर दिए। देखिए कि कोविड ने एक बात तो सिखा दी सबको कि उसका एक बैड इम्पैक्ट जरूर आया होगा, लेकिन उसने एक बात सिखाई कि आपको नेचर की तरफ लौटना पड़ेगा। खुद को सुरक्षित करने के लिए आपको प्रकृति का संरक्षण करना भी जरूरी है, और प्रकृति का संरक्षण तब होगा जब इस प्रकृति में जो रहवास करते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वन्य जीव हो, वो सुरक्षित रहेंगे, संरक्षित रहेंगे। बात करते हैं धीरेन्द्र गोदा जी से। धीरेन्द्र जी, सबसे पहले तो चूंकि जिस तरह से आप लोगों का झालाना में योगदान रहा है, झालाना को एक लेपर्ड सफारी तैयार की गई और आज इतनी लोकप्रिय हो गई कि देश विदेश से तमाम जो सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, खेल जगत की हस्तियाँ हैं, तमाम और लोग वहाँ पहुँचते हैं। क्यों, क्या ज़रूरत है सिटी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को क्यों विकसित किया जाना चाहिए, और इसका अगर हम बात करें पूरे फ्लोरा और फौना को संरक्षित करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, कितना इसमें उसका महत्व है? देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें झालाना की। आपने स्टार्ट झालाना से किया। झालाना जयपुर में एक ऐसी चीज़ वन विभाग ने उसको लेपर्ड संरक्षण के तौर पे ऐसी चीज़ बनाई है कि आज वो वर्ल्ड मैप पे उसका नाम पहुंच चुका है। लेपर्ड संरक्षण में झालाना का बहुत अहम योगदान है, और उसको देखते राजस्थान में गवर्नमेंट ने 7 प्रोजेक्ट लेपर्ड की घोषणा की थी जो अलग अलग जगह पे बनाए जा रहे हैं और बने भी हैं। जैसे उसमें से एक पार्ट है झालाना, जमाई। अब हम जयपुर की बात करें तो जयपुर जल्दी ही जयपुर को जो एक लेपर्ड कैपिटल के तौर पे जाना जाएगा। आप देखिए जयपुर में एक बहुत संरक्षित क्षेत्र था गलता, झालाना के अलावा। ये करीबन 16.5 स्क्वायर किलोमीटर का ये जंगल है जहाँ पे काफ़ी पहले से लेपर्ड रह तो रहे थे। एक तरह का कॉरिडोर भी है झालाना और नाहरगढ़ और अचरोल के बीच का। गलता में काफ़ी लेपर्ड्स हैं। हम बात करें झालाना के कम से कम 7 से 8 लेपर्ड ऐसे हैं जो लगातार यहाँ मूवमेंट करते रहते हैं और वापस गलता में भी वो झालाना में भी दिखाई देते रहते हैं। अब आप देखिए, जब ये टूरिज़्म के लिए खोला जाएगा तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। पर्यटन, या गलता पीठ है यहाँ पे बगल में ही, पर्यटक जो विदेशी पर्यटक बहुत आते हैं, तो ऑलरेडी विदेशी पर्यटक यहाँ आ पाएंगे। लेपर्ड साइटिंग के मामले में देश में एक बहुत बड़ी जगह जयपुर को मिलने वाली है। तो जयपुर का नाम इस तौर पे लेपर्ड कैपिटल के तौर पे जाना जाएगा। लेपर्ड कैपिटल के तौर पर जयपुर का नाम जाना जाएगा। देखिए, तमाम तरह की इस तरह की जो बातें, जैसे मैंने पहले भी कहा, कोविड के दौर में सामने आ रही थी कि इंसान को अपनी प्रवृत्ति बदलने पड़ेगी, और पड़ी है। किस लिए? कि प्रकृति को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए। सुनील मेहता जी लंबे समय से काम कर रहे हैं, आप प्रख्यात वाइल्ड लाइफर हैं, आप ट्रैवल ट्रेड के भी एक ऐसे मजबूत स्टेक होल्डर हैं जो इस तरह की यूनिट्स भी चलाते हैं जिसमें कि ट्रैवल इंडस्ट्री को भी मजबूती मिले, साथ साथ वाइल्ड लाइफ के लिए आपने जो काम किया है। मेहता जी, सीधे तौर पर बात करें, आमागढ़ झालाना में लेपर्ड सफारी ऑलरेडी चल रही है। क्या ज़रूरत है कि आमागढ़ के अंदर भी लेपर्ड सफारी शुरू की जाए, और शुरू की जाए तो कहाँ अटकी पड़ी है वो? देखिए, सबसे पहले जैसे गोदा जी ने आपको बताया कि झालाना से लेकर सरिस्का तक एक हिस्टोरिकल माइग्रेटरी कॉरिडोर था। जो डिस्पर्सिंग लेपर्ड्स थे वो उस कॉरिडोर को यूज़ करके आते जाते थे, जिससे जीन पूल है उसकी भी वैरायटी बढ़ती थी। झालाने के आने के बाद एक चीज़ तो निश्चित हुई कि झालाने में आने से लेपर्ड की जनसंख्या बढ़ी है, प्रोटेक्शन मिला है, जनसंख्या बढ़ी है, टूरिस्ट आने के बावजूद जनसंख्या बढ़ी है। दूसरा, सरिस्का जो झालाने के चारों तरफ एनक्रोचमेंट था, उस एनक्रोचमेंट में रुकावट आई है। तीसरी चीज़ है कि आज आमागढ़ की बात कर रहे हैं, आमागढ़ और झालाना की जो बात कर रहे हैं अपन, आज झालाना एक लेपर्ड नर्सरी बन चुकी है। झालाना से जो लेपर्ड निकल रहा है वो आमागढ़ की तरफ होते हुए, आमागढ़ उसका फर्स्ट स्टॉप है। जिस माइग्रेटरी कॉरिडोर पे लेपर्ड चलता है उसका आमागढ़ फर्स्ट स्टॉप है, और ये पहली कड़ी है जो हम चाहते हैं कि ये पूरा लेपर्ड क्षेत्र विकसित होना चाहिए। झालाना से आमागढ़ ही नहीं, नाहरगढ़ नहीं, अचरोल से काली घाटी से रामगढ़ से होते हुए सरिस्का तक डेवलप होना चाहिए। अब ये क्यों नहीं हो रहा है, ये एक विचार करने वाली बात है, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए एक बहुत ही अति आवश्यक चीज़ है। बहुत अच्छा डेवलप हो गया है आमागढ़, इसमें लेपर्ड की जनसंख्या भी बहुत अच्छी है, और उसमें जो इंक्रोचमेंट मंदिरों द्वारा छोटे छोटे मंदिर बना के और जो कटाई और चराई और जो इंक्रोचमेंट हो रहा था, वो यहाँ पे जैसी एक्टिविटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के टूरिज्म की थोड़ी बहुत चालू होगी तो वो एकदम बंद हो जाएगा। तो ये पूरा फॉरेस्ट प्रोटेक्ट हो जाएगा, एक बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट हो जाएगी। अब ये जो विभाग वाले हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको सोचना है कि अगर हमें हमारी जो जैविक विविधता है उसको बचाना है, अपन को लेपर्ड को बचाना है, और ये कॉरिडोर वापस विकसित करना है जिससे कि वाइल्ड लाइफ वापस अपने डेवलप हो सके। और जयपुर आज की तारीख में भी मैं आपको बता सकता हूँ, एज मैनेजिंग डायरेक्टर वर्ल्ड विल्डरनेस कांग्रेस की, जयपुर आज की तारीख में भी द लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, और इसका टाइटल को हमको रखते हुए हमें अपना पूरा कॉरिडोर डेवलप करना है जिससे कि लेपर्ड की पॉपुलेशन एक संरक्षित हो रखे, लेपर्ड बाहर नहीं जाए और जंगल भी बच सके। देखिए, लेपर्ड्स की संख्या, बढ़ती संख्या संतुलित की जा सके,
लेपर्ड्स को कंजर्व किया जा सके, इन वनों को संरक्षित किया जा सके और यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी जिसकी बात हो रही है, जैव विविधता। हमारे साथ धीरज कपूर हैं। धीरज जी ने झालाना पे बहुत काम किया और उन कुछ गिने चुने शख्सों में से आप जो झालाना के तमाम लेपर्ड्स को पहचानते भी हैं। वहाँ आज तक लेपर्ड्स का कितना कुनबा भी रहा। धीरज जी, लेपर्ड्स का बायोडाइवर्सिटी में किस तरह का योगदान है और आमागढ़ अगर एक नई सफारी के तौर पर शुरू होता है तो उसके क्या फ़ायदे होंगे? सबसे पहले मैं आमागढ़ पे बात करना चाहूँगा क्योंकि अभी हम आमागढ़ में खड़े हैं। आमागढ़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पीस है जो कॉरिडोर का, जो पूरे झालाना को आप कह लें इस तरफ सरिस्का और दूसरी तरफ अचरोल की साइड तक जोड़ता है। अगर जंगल नष्ट हो जाए तो कॉरिडोर बिल्कुल नहीं रहेगा और जो झालाना के जो लेपर्ड्स हैं उनके पास कहीं डिस्पर्स होने की जगह नहीं बचेगी। डिस्पर्सल में जैसे धीरेन्द्र जी ने बताया कि काफ़ी लेपर्ड्स हैं जो हमने मॉनिटर करे हैं और स्टडी करे हैं, जो झालाना और आमागढ़ के बीच में आते जाते रहते हैं। कुछ ऐसे लेपर्ड्स भी पाए गए हैं जो झालाना में पैदा हुए हैं, झालाना में जन्मे हैं और वाया आमागढ़ के रास्ते से अचरोल तक निकले हैं। उनका भी हमारे पास साइंटिफिक स्टडी है। अब लेपर्ड पूरे बायोडाइवर्सिटी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? लेपर्ड को मैं ये बोलूँगा कि एक अम्ब्रेला स्पीशीज़ है। अगर हम लेपर्ड को बचाते हैं तो हम उसके नीचे जितने भी फ्लोरा एंड फौना के वो आते हैं, उनके नीचे जितने भी हैं हम उनको बचा पाएंगे। लेपर्ड को बचाने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ एक अच्छी प्राकृतिक हमको एरिया देना है जिसमें पूरे फ्लोरा और फौना हो, तो लेपर्ड्स अपने आप ही बच सकते हैं। बस ह्यूमन इंटरफेरेंस जैसे पेड़ कटाई और इलीगल ग्रेजिंग वगैरह अगर उससे बचा सकें तो आमागढ़ इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम से ये चीज़ें हो रही थी। तो अगर मॉनिटरिंग रहेगी तो ये चीज़ें बचेंगी और लेपर्ड्स भी, और लेपर्ड्स के साथ साथ पूरी फ्लोरा एंड फौना को भी फ़ायदा मिलेगा। फ्लोरा एंड फौना को भी फ़ायदा मिलेगा। लेपर्ड्स को बचाना इसलिए भी ज़रूरी है कि लेपर्ड्स बचेंगे तो जंगल बचेगा, जंगल बचेगा तो प्रकृति का संरक्षण होगा और प्रकृति का संरक्षण होगा तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। यहाँ जब पर्यटन बढ़ेगा, इको पर्यटन। दिनेश दुरानी जी, आप सरिस्का फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और टाइगर कंजर्वेशन की दिशा में बहुत लंबे समय से आप काम भी कर रहे हैं। दुरानी जी, एक वृहद कल्पना की गई थी कि झालाना जब लेपर्ड रिजर्व बनाया गया तो उससे आमागढ़ से नाहरगढ़, जम्वा रामगढ़, अचरोल से लेकर सरिस्का तक ये एक ऐसा कॉरिडोर बनने जा रहा है। इसके अगर हम सीधे तौर पर ये माने कि इससे एक टूरिज्म बढ़ेगा तो उसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको रोजगार मिलेगा, तो क्या लगता है ये कितना ज़रूरी है और कितना जल्दी इसको विकसित कर दिया जाना चाहिए? एक्चुअली हम काफ़ी टाइम से इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी काम कर रही है और आप लोग काम कर रहे हैं। एंड फर्स्ट इंडिया ने जो मुहिम छेड़ी है उससे देखो सरिस्का में जितने लोग हैं, सरिस्का के पार्क से जितने जुड़े हुए हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, उनको सबको रोज़गार मिल रहा है। जैसे विकसित हुआ, झालाना के लोगों को रोज़गार मिल रहा है। जितना मैं हमेशा बोलता हूँ, जहाँ जहाँ टूरिज़्म है वहाँ जानवर बचे हुए हैं, वहाँ टाइगर बचा हुआ है। एंड इसका सीधा अपन प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन पे जाते हैं। यदि हम लोगों को रोज़गार से जोड़ते हैं तो सीधा सेव टाइगर, सेव लेपर्ड, सेव एनिमल एंड सेव ट्री के ऊपर जाता है। इसी का परिणाम है हम जितना टूरिज्म विकसित कर रहे हैं वो सारे एरिया अपने आप में सुरक्षित है और वो ही बच पा रहे हैं। मैं शुरू से हमेशा ये बोलता आया हूँ, जहाँ जहाँ टूरिज्म है वहाँ जानवर बचा हुआ है। आप अपने बड़े बड़े जंगलों के नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं? बांधवगढ़, रणथंभौर, क्योंकि वहाँ टूरिज्म पहले से ही है। टूरिज्म पहले से है तो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, वो सबके नज़र में आ जाता है। इसलिए मैं तो हमेशा इस मुहिम के साथ रहूँगा कि भाई जहाँ जहाँ अपन को टूरिज्म से जोड़ेंगे जंगलों को, वहाँ जंगल सुरक्षित हमेशा रहेंगे। देखिए, दुरानी जी ने बहुत बड़ी बात कही कि जहाँ जहाँ पर्यटन है वो ही जंगल सुरक्षित है और ये बात सही भी है। देखिए, इसके दो पहलू हैं। बहुत लोग कहते हैं कि जहाँ ज़्यादा पर्यटन शुरू कर दिया, मानवीय दखल ज़्यादा शुरू हो गया, वहाँ पर बड़ी दिक्कतें आई, वहाँ जंगल नष्ट हो गए। लेकिन यहाँ दूसरा है, जिस तरह के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर जिस तरह से वन विभाग ने काम किया, खासकर झालाना, आमागढ़, इन क्षेत्रों में काम हुआ, निश्चित तौर पर पर्यटन ने ही यहाँ के जंगलों को बचाया, पर्यटन ने ही यहाँ के तमाम जो फ्लोरा और फौना है उसको संरक्षित रखा। हमारे साथ एक ऐसे शख्स भी मौजूद हैं, जनेश्वर चौधरी, आप रेंज ऑफिसर हैं झालाना के और ये तमाम जो आमागढ़ क्षेत्र है आप उसके प्रभारी हैं। किस तरह से आमागढ़ को विकसित करने, क्या चुनौती थी आपके सामने? एकदम रॉ जंगल था,
यहाँ अतिक्रमण भी होते थे, लोग पेड़ कटाई भी कर लेते थे, अपने मवेशी भी चराते थे, तो बड़ी चुनौती थी उन सबको दूर हटाना, अतिक्रमण को दूर करना और यहाँ एक ऐसा टेरेन विकसित करना, ऐसे ट्रैक विकसित करना। और खासकर ये बड़ा खूबसूरत आपने जिस तरह से ये एक कहते हैं ना कि इसको पगमार्ग के आकार का आपने वाटर ये बनाया है, यहाँ पर वाटर पॉइंट बनाया। तो जनेश्वर जी, किस तरह की चुनौतियाँ थी इसको तैयार करने में? सर, हमारा काम है हैबिटेट इम्प्रूवमेंट का। दो तरह के फॉरेस्ट हैं। एक फॉरेस्ट ऐसा है जो सामान्य फॉरेस्ट होते हैं, जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोडक्टिव फॉरेस्ट की श्रेणी में आते हैं। उसमें लोगों की आवाजाही भी रहती है, लोगों को कुछ अधिकार भी रहते हैं, लोग सूखी लकड़ी भी लेके आते हैं, अपनी मवेशियाँ वगैरह भी चराते हैं। और दूसरा फॉरेस्ट है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जो कि वन्यजीवों के लिए रिजर्व होता है, जिसमें वन्यजीवों के लिए उपयुक्त आवास रहता है, उपयुक्त हैबिटेट। तो जैसे झालाना में हमने हैबिटेट इम्प्रूवमेंट का काम शुरू किया 2017-18 में, तो वहाँ पे उस टाइम पे 20 के करीब लेपर्ड थे, अभी वहाँ पे 44 लेपर्ड्स की संख्या है। तो ये साबित करता है कि हैबिटेट इम्प्रूवमेंट के क्या नतीजे आते हैं। तो अब हमको एक ऐसा बनाना है, हम टाइगर रिजर्व के संदर्भ में बात करें तो ये है कोर एरिया। जैसे टाइगर रिजर्व के लिए हम कोर एरिया जो वर्ड यूज़ करते हैं, वो हमको एक कोर एरिया मतलब वो हमारा बढ़ाना था झालाना का। चूँकि झालाना में लेपर्ड्स की संख्या बढ़ रही थी, हमारे लिए एक चैलेंज था। संख्या बढ़ रही थी तो लेपर्ड्स जो हैं जो शहर में और आबादी क्षेत्र में आ रहे थे, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, चूँकि आमागढ़ जो है वो झालाना के बिल्कुल लगते हुए था और प्राकृतिक रूप से और भौगोलिक दृष्टि से लगभग एक जैसा जंगल है, तो जो चीज़ें झालाना में हो सकती थी वो चीज़ें आमागढ़ में भी हो सकती हैं। तो इस चैलेंज को हमने जो है सॉल्व करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए हमने आमागढ़ जंगल जो है उसको चुना और वहाँ पे हम लोग अभी हैबिटेट इम्प्रूवमेंट के कार्य करा रहे हैं। जैसे कि वन्यजीवों के लिए पहले तो उपयुक्त सुरक्षा का माहौल मिले, उसके पश्चात उनके लिए पीने के लिए पानी उपलब्ध हो। आमागढ़ के संदर्भ में अगर हम बात करें, जब हमने कार्य शुरू नहीं करे थे तो यहाँ पे पहले अंदर जंगल में वाटर पॉइंट्स नहीं थे। वाटर पॉइंट्स थे तो मंदिरों के आसपास वाटर पॉइंट्स थे, तो उसके कारण जो एनिमल का मूवमेंट था, लेपर्ड जो हैं वो आबादी क्षेत्र या मंदिरों के आसपास ज़्यादा आते थे। तो हमने यहाँ पे हैबिटेट इम्प्रूवमेंट के तहत वाटर पॉइंट्स बनाए। उसके बाद जो है अब हम लोग ग्रासलैंड डेवलपमेंट का हमने कार्य शुरू कर दिया है। ये एक इकोलॉजिकल सिस्टम होता है कि पहले किसी जंगल में उपयुक्त ग्रास हो, पानी की उपयुक्त व्यवस्था हो, ग्रास होगी तो हर्बीवोरस होंगे और हर्बीवोरस होंगे तो फिर कार्निवोरस होंगे, तो ये एक उपयुक्त माहौल बनेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे वाटर पॉइंट्स के और मॉनिटरिंग के लिए हमने ट्रैक्स बनाए। पहले अंदर आने के लिए ट्रैक्स ही नहीं थे, तो मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने ट्रैक बनाए। कैमरा ट्रैप्स की क्या स्थिति है? कैमरा ट्रैप हमने शुरू से ही कैमरा ट्रैप लगाना यहाँ पे शुरू कर दिया था। तो कैमरा ट्रैप में जो है नियमित लेपर्ड्स का मूवमेंट आ रहा है। पहले जो शुरुआत में लेपर्ड्स का मूवमेंट मंदिरों के आसपास आता था, अब चूँकि 3-4 महीने हो चुके हैं, हमारे द्वारा यहाँ पे वाटर पॉइंट बना दिए गए हैं, तो अब जो है जंगल की तरफ भी आ रहा है। और कुछ नए इस दौरान कुछ 2 लेपर्ड्स ऐसे भी हैं कि जो सुमेल एरिया में रहते थे, जो अब इस एरिया में आके जो है उन्होंने अपना आवास बना लिया है। देखिए, इसका फ़ायदा ये हुआ हैबिटेट इम्प्रूवमेंट का कि जो दूसरे क्षेत्रों के जो लेपर्ड्स थे वो भी इस जंगल की तरफ आकर्षित होने लगे। यहाँ अच्छा एक प्रे तैयार हुआ उनके लिए, अच्छे वाटर पॉइंट्स यहाँ पर तैयार हैं। वाटर पॉइंट्स तैयार हैं तो निश्चित तौर पर जो वन्यजीव है उसको मंदिर या ऐसे आबादी में नहीं जाना पड़ता पानी के लिए, दाने खाने के लिए। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी अच्छी स्थिति बनी है। गोदा जी, एक बार आपसे और पूछना चाहूँगा, अब चूँकि आमागढ़ तैयार होने जा रहा है, जल्दी लेपर्ड सफारी भी यहाँ शुरू होगी, यहाँ का प्रेबेस अभी क्या स्थिति है और क्या उसमें और गुंजाइश है उसको ठीक करने की? बिल्कुल, देखिए झालाना की तरह गलता में भी प्रेबेस है। यहाँ पिकॉक्स हैं, नीलगाय हैं, स्क्वायरल्स हैं, खरगोश हैं। हमने देखा है कि जिस तरह झालाना में मैक्सिमम जो प्रेबेस रहा है, लेपर्ड की जो डिपेंडेंसी रही है वो ज़्यादातर तो पिकॉक्स पे रही है, खरगोश, और कभी कभी हमें देखने में आता है बहुत देर तक गिलहरी को भी चेज़ करता रहता है लेपर्ड, और फिर बड़ा प्रे कभी मिल जाए जैसे नीलगाय। तो अभी चीतल जो डियर्स हैं घना से लाने की बात हो रही है, तो जल्दी हो सकता है कि जैसे और टाइगर रिजर्व में चीतल भेजे जा रहे हैं वो यहाँ भी भेजे जाएं। वन विभाग इस पे प्रयास कर रहा है। और देखिए, अब आमागढ़ जैसे जयपुर आई थिंक देश का ऐसा पहला शहर होगा बड़ा जहाँ 2 लेपर्ड रिजर्व मिल जाएंगे शहर को। और लेपर्ड कंजर्वेशन में ही अपना वैसे ही झालाना को लेकर बहुत अहम योगदान निभा रहा है। जिस तरह वन विभाग की हम बात करें, वन विभाग में चाहे हॉफ ले लीजिए, चाहे CW, LW और उनसे लेकर रेंजर और फ्रंटलाइन स्टाफ तक जिस तरह से संरक्षण के काम में जुटा हुआ है, उनको बहुत बहुत साधुवाद उस बात के लिए। जी सुनील जी, गोदा जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि प्रे के लिए चीतल भी लाने की बात है, लेकिन अब चूंकि बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, 19-20 लेपर्ड्स की यहाँ लगातार साइटिंग भी होती है। प्रे बेस बढ़ाना कितना इंपॉर्टेंट है, कोई सुझाव इसको लेकर के आपका? दूसरा, अब चूंकि आमागढ़ अगर तैयार हो जाता है तो इको टूरिज़्म के तौर पर एक नई नज़ीर पूरे देश में और देश दुनिया के सामने आएगी कि हाँ, एक ऐसा शहर जिसके बीचों बीच 4 सफारी हो रही हैं, 2 लेपर्ड,
एक लॉयन एक हाथी। तो क्या लगता है कि अभी और गुंजाइश है इस दिशा में काम करने की, और ये जो नज़ीर हम दे रहे हैं इसके इम्पैक्ट किस तरह के इको टूरिज्म को लेकर के आगे आएंगे? देखिए, पहली बात जो आपने कही कि प्रे बेस कुछ हद तक तो है यहाँ पर, जब भी लेपर्ड सर्वाइव कर रहे हैं और लेपर्ड बढ़ रहे हैं यहाँ पर। दूसरी बात, प्रे बेस लाने की गुंजाइश है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लेपर्ड यहाँ पर, अगर जैसे स्पॉटेड डियर है, मैंने जो वन विभाग के आला अधिकारी उनसे बात करी, उन्होंने कहा भी था कि हम करीब 50-100 स्पॉटेड डियर यहाँ पे लाके छोड़ेंगे। प्रे बेस से आने से क्या होगा कि जो लेपर्ड बाहर जा रहा है, अभी बस्ती में जा रहा है, शहर की तरफ जा रहा है, वो यहाँ रुकेगा। पानी की व्यवस्था हो गई, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है इसमें, तो आई थिंक दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं है जिसमें जहाँ पे लेपर्ड को लेके, कंजर्वेशन को लेके कोई वन विभाग इतना समर्पित है। बहुत अच्छा काम हो रहा है। दूसरा, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आमागढ़ गलता सेंचुरी है, ये झालाना से निकले हुए लेपर्ड का फर्स्ट स्टॉप है। ये पूरी जो श्रृंखला बनाना चाहते हैं, जो यहाँ से लेके सरिस्का तक की, जो पुराना एग्जिस्टिंग हिस्टोरिकल जो कॉरिडोर, माइग्रेटरी कॉरिडोर था, उसका ये पहली कड़ी है। तो ये बहुत अहम है, इसको सुरक्षित करना बहुत अहम है, क्योंकि लेपर्ड जो शहर की तरफ जयपुर में जा रहे हैं, वो शहर की तरफ जाके यहाँ आएंगे, क्योंकि उनको एक आइडियल होम मिलेगा, उनको एक प्रे बेस मिलेगा, उनको एक रहने की आवास की सुविधा मिलेगी। उसके बाद इको टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू, जयपुर एक, आप जानते हैं कि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू ऑलरेडी इट इज़ अ बहुत इस्टेब्लिश्ड एक डेस्टिनेशन है, पर इको टूरिज्म को लेके जयपुर दुनिया में लेपर्ड सफारी को, लेपर्ड टूरिज्म को लेके एक अहम स्थान ऑलरेडी पा चुका है, और ऊंचा चले जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इको टूरिज्म के हिसाब से आगे जो बढ़ते हैं, हम जो एक एक करके बनाते जाएंगे, तो जयपुर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड एज द लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। पर जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसका, और जिसका हमें प्रे बेस डेवलप करना है, वाटर बॉडीज अंदर क्रिएट करनी है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑलरेडी कर रहा है, उससे जयपुर का नाम स्थापित होगा, टूरिज्म को जो बूस्ट मिलेगा, यहाँ लोकल एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होगा। एक छोटा सा सवाल और अंतिम सवाल, देखिए, क्योंकि चर्चा तो इतनी की जा सकती है आमागढ़ और तमाम जिस तरह के काम हुए हैं झालाना में। विल्डरनेस कांग्रेस का आयोजन आप करना यहाँ चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, नहीं हुआ। क्या लेपर्ड कंजर्वेशन को लेकर सेपरेट कोई प्रोग्राम आप उसकी योजना बना रहे हैं? नहीं बना रहे तो क्या ऐसी योजना बनाएंगे जिसमें सिर्फ लेपर्ड कंजर्वेशन की बात हो? बिल्कुल, ये लेपर्ड कंजर्वेशन और जयपुर दोनों एक सिनोनिम हो गया, एक ही चीज़ हो गया। हम लेपर्ड की बात करते हैं तो जयपुर का नाम फट से निकल के आता है, तो ये होना चाहिए। मैं दूसरा, मेरा एक प्रपोजल है जो मैंने लिख के सरकार को भी दिया है, कि एक लेपर्ड कंजर्वेशन अथॉरिटी बननी चाहिए जयपुर में, सिर्फ डेडिकेटेड टुवर्ड्स लेपर्ड कंजर्वेशन। और बिल्कुल एक दुनिया के सभी लोग जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं और जो एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट हैं, उनको जयपुर में मिलना चाहिए। चाहे वर्ल्ड विल्डरनेस कांग्रेस के बैनर के तले मिले हम लोग, चाहे राजस्थान सरकार के बैनर के तले मिले, पर सबको मिलना चाहिए और यहाँ पे आके उनको देखना चाहिए कि कैसे लेपर्ड कंजर्वेशन का काम हो रहा है, और इस चीज़ को और कैसे देश के और अन्य भागों में इसको दे सकते हैं, और दुनिया इसके क्या सीख के जाएगी। ये वाकई में जो यहाँ पे जो काम हो रहा है लेपर्ड कंजर्वेशन को लेके, ये एक दुनिया के लिए मिसाल है। और ये मिसाल ऐसी है कि इससे जो टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, कंजर्वेशन को बूस्ट मिलेगा, बायोडाइवर्सिटी बनी रहेगी, और एक देश का नाम हो जाएगा, जयपुर का नाम होगा इस लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के क्षेत्र में लंबे समय से जो काम कर रहे हैं, और एक ऐसे पैशनिस्ट हैं जो वन और वन्यजीव संरक्षण को लेकर के तमाम वो काम करते रहे हैं, करना चाहते हैं, और आगे भी इस तरह, जिस तरह से अभी सुनील जी ने भी कहा कि एक लेपर्ड कंजर्वेशन अथॉरिटी बननी चाहिए, निश्चित तौर पर बननी चाहिए, क्योंकि एक नज़ीर बन गया है जयपुर। सिटी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की बात करें या लेपर्ड कंजर्वेशन की, तो पूरी देश दुनिया के सामने मिसाल है कि कैसे हम शहर के बीचों बीच इको टूरिज्म साइट के तौर पर जंगलों को, वहाँ के उसके फ्लोरा, उसके फौना को संरक्षित रख सकते हैं। वन्यजीव संरक्षण की दिशा में जितने भी काम हुए हैं, निश्चित तौर पर वो एक सबक है कि जिस तरह से वेटलैंड, माफ़ कीजिए, जिस तरह से एक ग्रासलैंड विकसित की गई झालाना के अंदर, जिस तरह से आमागढ़ में ग्रासलैंड विकसित करने की बात की जा रही है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बहुत ज़बरदस्त काम वन और वन्यजीव संरक्षण को लेकर खासकर जयपुर में हो रहा है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब जल्दी ही जितने भी जो सरकार के जो इस तरह के हुक्मरान हैं जो इससे संबंधित हैं वन विभाग से, और वो इस तरह की अथॉरिटी हैं जिनके पास ये पावर है कि हाँ वो जल्द से जल्द इस दिशा में काम शुरू करें सकें, तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द आमागढ़ के में एक लेपर्ड सफारी शुरू होगी। इसका जो टेरेन आप देख सकते हैं, इसका जो तमाम यहाँ के जो पेड़ पौधे, आप यहाँ का जो प्रकृति संरक्षण का जो काम हुआ देख सकते हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ जितनी जल्दी लेपर्ड सफारी शुरू होगी, उतना ही जल्दी एक वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के क्षेत्र में जयपुर का और नाम होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और लेपर्ड कंजर्वेशन की दिशा में जयपुर एक मिसाल बन जाएगा। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। और चले शिक्षा बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।